शगुन की शादी हुए काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन शगुन के ससुराल वाले उसे छोटी छोटी बातों को लेकर ताने मारते हैं। इस बात से शगुन बहुत परेशान रहती है, पर वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। एक दिन शगुन के पड़ोस में रहने वाली भारती उसके पास आई। भारती, तुम आजकल दिखाई नहीं देती, कहाँ गायब रहती हो? घर पर कोई नहीं रहता तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारी सास कहाँ है? आज तो घर में बहुत शांति है। हाँ, वो ना बुआ जी के घर गई हैं। तभी घर में इतनी शांति है। शगुन, तुम पता नहीं क्यों इतना डरती हो अपनी सास से। दिन भर तुम्हें कुछ न कुछ सुनाती रहती है। जब तक तुम उन्हें जवाब देना शुरू नहीं करोगी तब तक वो तुम्हें इसी तरह से सुनाती रहेगी। अरे छोड़ो ना शगुन, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई। अरे वो बोलती है तो कौन सा उनकी बातें मुझसे चिपक जाती हैं। मैं ना उनकी कोई बात दिल से नहीं लगाती। बहुत सहनशीलता है तुम्हारे अंदर। मैं तो अपनी सगी माँ की इतनी नहीं सुन सकती जितना तुम अपनी सास की सुनती हो। अच्छा चलती हूँ मैं, घर में बहुत काम है। भारती चली जाती है। उसके जाते ही शगुन की सास रज्जो और ससुर ललित आ जाते हैं। शगुन बहू, शगुन बहू। अरे माँ जी, आ गई आप? हाँ आ गई। और तुमसे इतना ना हुआ कि एक एक ग्लास पानी अपने सास ससुर के लिए लेती आती है? माँ ने तमीज़ सिखाई होती तो पता होता कि सास ससुर की सेवा कैसे की जाती है। अभी ले आती हूँ माँ जी। कमाल करती हो रज्जो, तुम्हें तो बहू को सुनाने का मौका चाहिए, बस आते ही शुरू हो गई। अरे आराम से बैठो तो सही, सांस तो ले लो। अजी हाँ, ले ली सांस। बस आप ना बहू की कुछ ज़्यादा ही तरफदारी करते हो। अरे बहुओं को थोड़ा दबा कर रखना चाहिए, नहीं तो सर पर चढ़ कर नाचेंगी। तुम भी ना शुक्र करो कि तुम्हारी बहू अच्छी मिली है, तुम्हारी सारी बातें सुन लेती है। अगर थोड़ी टेढ़ी बहू मिलती ना तब पता चलता तुम्हें। इस तरह ललित उसे बहुत समझाता है, लेकिन रज्जो अपनी सास होने के सारे फर्ज निभाती है और बहू को परेशान करती रहती है। अगले दिन शगुन की माँ कमलेश और पिता विनोद उनके घर पर उनसे मिलने आते हैं। अरे माँ पापा, आप दोनों अचानक कैसे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटी, सब ठीक है। तुम्हारी मौसी से मिलने आई थी तो सोचा तुमसे मिल ले। तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप बैठिए ना, मैं माँ जी और पापा को बता देती हूँ। शगुन अपने सास ससुर को बुला लाती है। तभी शगुन की सास उसके माता पिता को ताना मारते हुए कहती है, बहन जी, भाई साहब, मुझे तो लगा था कि आप चाल चलन वाले लोग हैं, लेकिन आप भी ऐसे ही निकले। बहन जी, ये क्या बोल रही हो आप? ठीक तो बोल रही हूँ। ऐसे बार बार बिना बताए अपनी बेटी के घर आना अच्छी बात है क्या? बहन जी, हम तो 1 साल बाद आए हैं और आप पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। बहन जी, हम तो अपनी शगुन की मौसी के घर आए थे तो सोचा अपनी बेटी से भी मिलते चले। बहन जी, एक तो आप सोचते बहुत हो। अरे क्यों सोचते हो इतना? बहन जी, अगर आपको हमारा आना पसंद नहीं तो माफ़ कीजिएगा, अब हम नहीं आएंगे। अरे बस भी करो भाग्यवान, घर आए मेहमानों से ऐसे बात नहीं करते। भाई साहब, बहन जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ बैठिए आप। इतने में शगुन चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। माँ पापा, ये लीजिए, मैं चाय लेकर आई हूँ आपके लिए। आपको अदरक वाली चाय पसंद है ना माँ, इसलिए अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूँ। वाह बहू वाह, शादी को इतने साल हो गए लेकिन तेरे माँ बाप को क्या पसंद है तुझे अभी तक याद है, लेकिन ससुराल में किसे क्या पसंद है वो तो तुझे आज तक नहीं पता। माँ जी, ये बातें बाद में भी हो सकती है ना? क्यों बहू, अभी क्यों नहीं हो सकती? मैंने कोई गलत बात बोली हो तो बता दे। सही में रज्जो, तुम कभी कभी हद कर देती हो। मेहमान घर पर आए हैं और तुम बोले जा रही हो। अरे मैंने कुछ गलत कहा क्या? सही तो बोल रही हूँ। आपको तो मेरी हर बात बुरी लगती है। माँ पापा, आप चाय लीजिए ना और खाना खाकर ही जाना। नहीं बेटा, अब हमें चलना चाहिए। रात होने से पहले हमें घर जाना होगा। हाँ बेटी, ये खाने वाने का झंझट तो तुम रहने दो, हम तो तुमसे मिलने आए थे, बस मिल लिए, अब चलते हैं। बहन जी, भाई साहब, जब बेटी इतना बोल रही है तो रुक जाइए, खाना खाकर ही जाइए। अरे इतने भी बुरे नहीं है हम जो घर आए मेहमान की खातिरदारी भी नहीं कर सकते। बहन जी, खातिरदारी तो हमने देख ली आप कैसे करती हो, अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्ते। अरे भाई साहब, आप तो बुरा मान गए। बैठिए ना, कम से कम चाय तो पीकर जाइए।
हाँ पापा, माँ जी को तो आदत है ऐसे बोलने की। बेटा तुम्हारी सास की बातें सुनकर हमारा मन भर गया। अब चाय तो दूर, हम इस घर का पानी भी नहीं पी सकते। भाई साहब, हम तो अपनी बेटी से मिलने आ गए थे, लेकिन आपकी पत्नी की बातें हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन पापा थोड़ी देर रुको तो सही। विनोद अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर बिना कुछ खाए पिए वहां से चला गया। इस बात से शगुन को बहुत गुस्सा आया। उसे अपनी सास से ऐसी बेइज्जती की उम्मीद नहीं थी। अब शगुन ने भी ठान लिया अपनी सास को वो सबक सिखाकर रहेगी। मैं भी प्रतिज्ञा लेती हूँ, जब तक अपनी सास को सबक ना सिखा दूँ तब तक अपने मायके का पानी नहीं पीऊंगी। अपनी सास को सबक सिखाने के बाद ही मैं चैन की सांस लूंगी। उधर ललित रज्जू को समझा रहा था। रज्जो, तुमने बहू के मायके वालों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। अजय चुप रहो तुम, मुझे पता है किससे कैसे बात करनी चाहिए। अगर तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी बेटी के ससुराल वाले ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन लालची लोगों का मुंह नोटों से हर वक्त मैं बंद रखती हूँ। हिम्मत नहीं है उनकी जो मेरे सामने बोल जाए। और तुम्हारी ये चहेती बहू के मायके वाले, इन्होंने आज तक दिया ही क्या है? अरे लालची औरत, उन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा अपनी बेटी तुम्हें सौंप दी, इसके बाद भी तुम ऐसा बोल रही हो कि दिया क्या है? तुमने उनके साथ ठीक नहीं किया। वो शरीफ लोग हैं इसलिए चले गए चुपचाप। कोई और होता तो अब तुम्हें पता चलता। ललित की बातों का रज्जू पर कोई असर नहीं पड़ा। अगली सुबह शगुन भारती से बात कर रही थी। वो बात करके अंदर आई, तभी रज्जू ने शगुन से कहा, क्या रे बहू, तुझे कोई काम नहीं है जो सुबह सुबह खड़े होकर इस भारती से बतिया रही है? बतिया नहीं रही थी माँ, वो भारती थोड़ी परेशानी में है। बोल रही थी कि उसका पति सारी सैलरी उसकी माँ के हाथ में रख देता है। भारती को रुपए चाहिए होते हैं तो वो अपनी सास से मांगती है। अच्छा, ऐसा बोल रही थी क्या वो? वैसे माँ, ये आपको 10,000 रुपये देते हैं ना घर का खर्च चलाने के लिए, लेकिन इनकी सैलरी तो ज़्यादा है। बहू तो जा अपना काम कर। शगुन ने रज्जू के दिमाग में डाल दिया कि उसे अपने बेटे से सारी सैलरी लेनी चाहिए। रात को जब उसका बेटा देव घर आया तो रज्जू उसे कहने लगी, बेटा तू मुझे घर खर्च के लिए 10,000 रुपये देता है, लेकिन इतने कम रुपयों में घर का खर्चा नहीं चलता। अरे माँ, आप पापा से भी लेती हो ना। खैर छोड़ो, बताइए क्या चाहिए आपको? मैं 2-4 हज़ार ज़्यादा दे दिया करूँगा। बेटा मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, तेरी माँ हूँ। मुझे सारी सैलरी चाहिए तेरी। तू हर महीने अपनी सारी सैलरी मेरे हाथ में रखेगा। माँ, आज से पहले तो आपने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। आज क्या हो गया आपको? मैं आपको सारी सैलरी नहीं दे सकता। मुझे कार की EMI देनी होती है और मेरे अपने भी खर्चे हैं। सेविंग करनी है मुझे अपने भविष्य के लिए। बेटा तुझे क्या लगता है मैं नहीं सेविंग कर सकती? तू ही करेगा सेविंग। अरे मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, तुम्हारे लिए ही तो सोच रही हूँ। अब रज्जू और देव में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद देव गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। तभी शगुन वहां आकर कहती है, माँ की आदत तो आप जानती ही हो, क्यों लड़ रहे हो उनसे? मैं लड़ रहा हूँ? देखा नहीं तुमने, जैसे ही घर में घुसा हूँ वैसे ही पीछे पड़ गई मेरे। तुम्हारे साथ तो माँ ने कुछ भी नहीं किया, जितना बुरा मेरे साथ किया। तुमसे भी झगड़ा किया क्या माँ ने? मुझसे झगड़ा करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरे मम्मी पापा की बहुत इंसल्ट की। शगुन ने रोते रोते सारी बात देव को बता दी। देव को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन शगुन ने खाने में दाल बनाई जो कि देव को बिल्कुल पसंद नहीं है। शगुन, तुम्हें पता है ना मुझे दाल पसंद नहीं है। तुमने क्यों दाल बनाई? माँ जी ने कहा था बनाने के लिए। अरे बेटा खा लेना जो बनाया है। तू मुझे इतने रुपए नहीं देता कि तेरे लिए रोज मैं अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। माँ, मैंने कब कहा कि आप मेरे लिए पकवान बनाओ? आप जो भी बनाती हो मैं चुपचाप खा लेता हूँ। मैंने तो कभी कोई डिमांड नहीं रखी। अरे रखेगा भी कैसे? कोई डिमांड रखने के लायक नहीं है तू। माँ, आपका नेचर ना बहुत बुरा होता जा रहा है। आप फिजूल में सबसे उलझती हैं। थोड़ी सी तमीज सीख जाइए। बेटा ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया उस माँ को तू तमीज सिखा रहा है? पापा, प्यार की बात माँ को समझ में नहीं आती। हाँ, माँ ने मुझे बोलना सिखाया, लेकिन लगता है खुद बोलना भूल गई है। पापा, माँ से कहो ना कि थोड़ी तमीज सीख ले। इनको तो इतना भी नहीं पता कि घर के लोगों से और घर आए मेहमानों से कैसे बात करते हैं। बस बेटा बस, बहुत हो चुका। मुझे तुझसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। या तो तू इस घर में रहेगा या फिर मैं। रहने दो माँ, आप कहाँ जाओगी?
घर से बाहर निकलोगी तो भी अपने स्वार्थ की वजह से हजारों लोगों को दुश्मन बना लोगी। इसलिए आप आराम से बैठो, मैं इस घर से निकल जाता हूँ। थोड़ी देर बाद देव और शगुन अपना सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। शगुन देव को अपने माता पिता के घर ले जाती है। अरे शगुन, देव, तुम अपने साथ इतना सारा सामान लेकर क्यों आए हो? सब कुछ ठीक तो है ना? पापा, हम वो घर छोड़कर आ गए हैं। माँ जी ने उस दिन जो आपके इंसल्ट की थी, मैंने ठान लिया था कि मैं उनको सबक सिखा कर रहूँगी। शगुन ने सारी बात अपने पिता को बताई, जिसे सुनने के बाद उसके पिता ने कहा, बेटी, तुम जैसे आई हो वैसे ही यहाँ से चली जाओ। लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। ये तुम दोनों का ही घर है, जब मर्जी यहाँ आ सकते हो, लेकिन ऐसे झगड़ा करके नहीं। तुम दोनों जाओ, अपनी माँ से माफ़ी मांगो और अगली बार उनकी मर्जी से यहाँ आना। विनोद बेटी और दामाद को घर के अंदर आने नहीं देता। उनके जाने के बाद उसकी पत्नी उसे कहती है, आपने ठीक नहीं किया। 1-2 दिन तो उन्हें रोक लेते घर पर। नहीं कमलेश, हमारी बेटी ने गलत किया है और हम गलत का साथ नहीं दे सकते। अगर मैं उन्हें घर में रुकने के लिए बोल देता तो ये पाप होता। इस तरह विनोद अपनी बेटी को इस बात का एहसास कराता है कि वो गलत है। क्या विनोद ने अपनी बेटी और दामाद को घर में जगह ना देकर ठीक किया? क्या शगुन के पास कोई और रास्ता था अपनी सास को समझाने का? रामलाल की बीवी को मरे कई साल हो गए थे। बच्चों की जिम्मेदारी और बाकी सब कामों में वक्त इतनी जल्दी बीता कि पता ही नहीं चला कि कब दोनों बेटे शादी लायक हो गए। बस पापा, अब तो आप आराम करो और ऑर्डर दो कि बेटा ये लाओ, बेटा वो लाओ। तभी वहां दूसरा छोटा बेटा भी आ जाता है। अरे वो हमें क्यों ऑर्डर करेंगे? उनके लिए तो अब हाथों में चूड़ियों की खन खन वाली आएगी और पापा के सारे ऑर्डर एक पैर पर खड़े होकर मानेगी। हाँ यार, भाई तू सही बोल रहा है। अब शादी का तो सोचना ही पड़ेगा। पिता मन ही मन सोचते हैं, अरे कैसा जमाना आ गया है। बच्चे बाप की शादी की बात कर रहे हैं, वो भी खुलेआम। रामलाल वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। उनके जाने के बाद, देखिए कोई लड़की, अब हम लोगों की माँ या बहन तो है नहीं जो हम लोगों के लिए लड़की देखेगी, और पापा को भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ और क्या, वरना खुद की सही समय पर नहीं कर लेते। खैर, हाँ, पास वाली बुआ जी एक रिश्ता बता रही है। लड़कियां बता रही थी हूर की परी जैसी सुंदर है। अरे ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की? बुलाते हैं उनके घर वालों को मिलने के लिए। पापा को सजाकर बिठा देंगे बात करने के लिए। छोटा बेटा पास की बुआ को फोन करके दोनों लड़कियों को लेकर घर आने को कहता है और दोनों भाई सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन पिता के कमरे में रामलाल बेड पर सोया होता है कि उसे सपना आता है कि एक चूड़ी पहने उसी की उम्र की औरत उसे गर्मा गर्म चाय दे रही है। अचानक से पिता की नींद खुल जाती है। ओह, ये तो सपना था, लेकिन जो भी था बड़ा प्यारा। अरे मैं तो अपनी शादी के नाम से ऐसे शर्मा रहा था जैसे कोई 16 साल की लड़की। तभी डोरबेल बजती है। बड़ा बेटा अपने कमरे से कहता है, अरे पिताजी, दरवाजा खोल दीजिए ना, लड़की आई होंगी शादी के लिए। अरे ये क्या, बड़ा ही एडवांस जमाना आ गया है। लड़कियां बुलाई जा रही है शादी के लिए, और तेजी तो देखो, लड़कियां भी आ रही है। भाई मुझे क्या करना है? शादी करके समाज में बुरा थोड़ी ना बनना है कि लो जी बेटों की शादी की उम्र है और बाप घोड़ी पर चढ़ा बैठा है। बड़बड़ाता हुआ रामलाल जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके सामने उसका अमेरिका वाला दोस्त घनश्याम खड़ा होता है और उसके साथ खड़ी होती है उसी की उम्र की एक गोरी मैम। ओ मेरे दोस्त रामलाल, कैसा है तू? हेलो रामलाल, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक्स। फिर दोस्त की तरफ देखता है। अरे कौन है ये? भाभी के जाने के बाद तो पूरे 20 साल बाद मिल रहा हूं मैं तुझसे। हाँ यार, मंजू के जाने के बाद मैं बच्चों को पालने पोसने में ही लग गया था। बच्चे विदेश बस गए तो वहां उन लोगों के कहने पर ही मैंने इनसे शादी की। भाभी है ये तेरी। अरे कैसी बात कर रहा है? किसी ने कुछ कहा नहीं? शर्म नहीं आई तुझे? अरे नहीं यार, वहां तो ये आम बात है। मेरी तो दूसरी ही है, तेरी अमेरिकन भाभी की तो ये चौथी शादी है।
तभी अमेरिकन बीच में बोल पड़ती है। सॉरी टू करेक्ट यू, चौथी नहीं, मेरी 7वीं शादी है। अरे यार, बच्चे तो मेरे भी शादी के लिए कह रहे हैं, लेकिन तुझे तो पता है ना, भारत है, यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है, समाज क्या कहेगा यार। देख दोस्त, समाज का तो ऐसा है कि ना तुझे देखकर खुश है और दुखी देखकर तो कोई कुछ कहता ही नहीं कि कहीं मदद के नाम पर कुछ मांग ना ले तू। समझा ना, वही कर जिसमें तुझे खुशी मिले। कल को मर जाएगा तो यही सोचता रहेगा कि जिंदगी मिली थी, जी ही लेता। दोस्त वहां से चला जाता है, लेकिन रामलाल के मन का सारा डाउट क्लियर कर देता है। अब तो रामलाल को दोस्त की बात अच्छे से जच जाती है। बताओ तो, क्या शानदार बीवी लेकर घूम रहा था। और फिर अच्छा ही तो है, बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे तो मुझे कौन पूछेगा। ठीक है, आने दो लड़कियों को, एक को चुनना है चुन लूंगा। तभी छोटा बेटा आ जाता है। अरे पापा, कौन था और लड़कियां कहाँ गई? अरे बेटा, तुम लोगों को तो ज्यादा जल्दी पड़ी है, जैसे कि वो लड़कियां तुमको। वो बोलने ही वाला होता है कि बड़ा बेटा बोल पड़ता है। अरे पापा, उन लोगों का फोन आ गया है, थोड़ी देर में पहुंचती ही होंगी। आप कपड़े बदलकर हैंडसम बनकर बैठ जाइए ना। रामलाल शर्मा कर अंदर जाता है और सुंदर सी शेरवानी पहन लेता है। खुद को शीशे में देखकर कहता है, शेरवानी ही पहन लेता हूँ, क्या पता आज ही बात समझ आ जाती है तो रोका सेरेमनी भी कर लूंगा। अब तो बस झट मंगनी पट ब्याह ही हो जाए। तभी घर में सुंदर सी अधेड़ उम्र की महिला अपनी 2 बेटियों के साथ आती है। रामलाल महिला को देखता ही रह जाता है। हे भगवान, इतनी सुंदर महिला तो मैंने अपनी बीवी के बाद किसी को ना देखा था। दोनों लड़कियां रामलाल को नमस्ते करती है। अरे, ये दोनों तो मेरी बेटी की उम्र की है, मुझे तो ये बीच वाली ही पसंद है, फाइनल कर देता हूँ। वो सोच ही रहा होता है कि उसके कान में आवाज आती है, जी मैंने कहा नमस्ते। हाँ, जी जी, अरे बहुत बहुत नमस्ते, बैठिए बैठिए। वैसे आप दोनों बच्चियां घर जा सकती है, मैं बात आज ही फाइनल कर दूंगा इनके साथ। महिला हैरान रह जाती है। हाँ हाँ, फाइनल ही करने तो मैं भी आई हूँ, लेकिन पहले कुछ बताइए तो लड़की के बारे में। ओ हाँ हाँ, जरूर। देखिए, पूरे जीवन की बात है तो जानना जरूरी भी है कि खुशी यहाँ मिलेगी कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं सोच रही थी कि पूरी बात कर लें, क्योंकि तारीफ तो बहुत कर रही थी। वो पास की कमला बहन, उन्हीं ने तो बताया कि आप मिलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, वो कमला तो बहन ही है मेरी, पड़ोसी है तो समझो कि बहन ही है। वैसे दिख ही गया होगा कि पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान हमारा ही है। समझ लीजिए कि एक एक ईंट को अपने इन्हीं हाथों से रखा है मैंने। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मकान अपना हो तो जीवन का एक बहुत बड़ा टेंशन कम हो जाता है। हाँ, जी जी जी। बाकी पेंशन है तो समझ लीजिए खाना, घूमने के साथ दवा और घूमने फिरने के पैसे निकल जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। सब अपना कमाए अपना खाए, कोई जिम्मेदारी बच्चों पर नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जी, कोई जिम्मेदारी नहीं है। उल्टा उन लोगों को सुबह की चाय से लेकर नाश्ता खाना सब मैं ही बनाता हूँ। अरे अरे अरे, आप तो थक ही जाते होंगे, लेकिन एक बार कदम घर में पड़ेंगे ना तो सबसे पहले आपको किचन से छुटकारा मिल जाएगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ जी, चाहे तो लिखवा कर ले लो। बस क्या था। रामलाल लपक कर उस औरत का हाथ पकड़ लेता है। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे विश्वास है। देखिए, मुझे आपसे शादी करना मंजूर है, बस जल्दी से मेरी बीवी बनकर घर को और मुझे संभाल लो। अब क्या था, इतना सुनते ही महिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे पागल हो गए हो क्या? अरे ये बुढ़ा सठिया गया है। अरे बेटों की शादी की उम्र में खुद को शौक आया है शादी का। तभी रामलाल के दोनों बेटे बाहर निकल कर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ आंटी जी? अरे क्या हुआ? मुझसे नहीं, अपने बाप से पूछो कि क्या हुआ। मुझसे शादी करना चाहता है तुम्हारा पापा। ओए बेटा, ये मामला पापा और शादी, लगता है आंटी से प्यार हो गया है पापा को। अरे चुप कर निकम्मे, ये बता, इन लोगों को मुझसे शादी करने के लिए तूने ही बुलाया था ना?
अरे पापा, शादी के लिए तो बुलाया था, लेकिन आपकी नहीं, हम दोनों की। ये जो प्यारी प्यारी फूल कुमारियां है ना, ये आंटी उनकी माँ है, और इन दोनों के लिए हम दोनों का हाथ मांगने आई थी। ओह, तो बताना तो चाहिए था ना, कंफ्यूजन हो गया। अब खड़ी क्यों है, बैठी ना। लेकिन महिला का तो पारा 7वें आसमान में था। बैठे मेरी जूती, नहीं करनी मुझे ऐसे घर में अपनी बेटियों की शादी। चलो बच्चियों। ये बोलकर महिला चली जाती है और रामलाल और उसके बेटे सर पकड़कर बैठ जाते हैं। बंटू एक गरीब परिवार का लड़का होता है, जहां 2 वक्त के खाने और बंटू की स्कूल की फीस दोनों के लिए ही पैसे की कमी होती है। और बंटू के इंटर एग्जाम्स भी नजदीक होते हैं, इसलिए वो खुद अपनी पढ़ाई की खातिर घर घर जाकर सामान बेचना शुरू कर देता है। एक सुबह बंटू थैले में सामान भर के घर से निकलने को तैयार होता है। माँ, खाने के लिए कुछ है? अरे नहीं बेटा, आज शाम को पापा लेकर आएंगे। हाँ। माँ की बात पर बंटू भूखे पेट ही सामान बेचने निकल जाता है। वो सुबह से शाम तक घर घर जाकर सामान बेचता है, लेकिन अब भूख प्यास की वजह से काम करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह काम पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर बीमार पड़ गया तो एग्जाम्स के पहले फीस कैसे इकट्ठा करूंगा? ऐसा करता हूँ, अगले घर खाने के लिए कुछ मांग लेता हूँ। इसी के साथ बंटू आगे जाकर एक घर की बेल बजाता है, जिस पर निम्मी दरवाजा खोलती है। क्या हुआ? निम्मी को देख बंटू एक गिलास पानी के आगे उससे कुछ नहीं मांग पाता। निम्मी उसे दरवाजा पर खड़ा छोड़ घर के अंदर चली जाती है और कुछ देर में एक बड़ा गिलास दूध लेकर बाहर आती है। ये देखकर बंटू हैरान रह जाता है। ये लो। पर मैंने तो पानी मांगा था। देखने से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें भूख लगी है। इससे तुम्हें आगे काम करने की ताकत मिलेगी बेटा, पी लो। बंटू दूध पी लेता है। इसके लिए मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। माँ ने हमेशा सिखाया है कि इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। निम्मी की बात बंटू के दिल में घर कर लेती है। वो वहां से चला तो जाता है, लेकिन ये बात हमेशा के लिए याद रखता है। रात को घर पहुंचकर बंटू पैसों की गिनती शुरू कर देता है। स्कूल की फीस भरने के लिए तो ये पैसे बहुत ही कम है। कल से मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगली सुबह से बंटू फिर एक बार पूरी मेहनत के साथ काम पर लग जाता है। देखते ही देखते कुछ समय बीतता है और अपनी मेहनत से बंटू एग्जाम्स के पहले ही स्कूल फीस भर देता है। अब मैं भी एग्जाम्स दे पाऊंगा और फिर मेडिकल कॉलेज में जाकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। बंटू दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। उसे एग्जाम्स में टॉप करने की वजह से कॉलेज की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और वो पढ़ाई करने दूसरे शहर चला जाता है। सर, इस स्कॉलरशिप से आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है। बेटे, तुम ऑल टाइम टॉपर हो। तुम जैसे ब्राइट स्टूडेंट को अपने कॉलेज में एडमिशन देना हमारे लिए प्राउड की बात है। हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम अपने नाम के साथ साथ इस कॉलेज का नाम भी बहुत रोशन करोगे। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं और बंटू अपने शहर का मशहूर डॉक्टर बन चुका होता है। डॉक्टर, एक लेडी का कॉम्प्लिकेटेड केस आया है जिस पर स्टडी करने के लिए सीनियर डॉक्टर ने सबको मीटिंग रूम में बुलाया है। केस की डिटेल्स क्या है? बंटू के पूछने पर नर्स उसे लेडी की सारी डिटेल्स बताती है, जिस पर बंटू उसके शहर का नाम सुनते ही चौंक कर भागता हुआ उसके कमरे में पहुंच जाता है, जहां वो निम्मी को देखते ही पहचान लेता है। उसके पीछे पीछे नर्स भी वहां पहुंच जाती है। नर्स, इनकी सारी रिपोर्ट्स मुझे अभी चाहिए और अब से इनका केस मैं ही हैंडल करूंगा। पर डॉक्टर, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक कोई भी डॉक्टर इनकी बीमारी तक नहीं पहचान पाया और दूसरे शहर वालों ने तो इनके बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम्हें आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहा बस वही करो। नर्स बंटू को निम्मी की सारी रिपोर्ट्स दे देती है, जिसके बाद वो उस पर स्टडी शुरू कर देता है और हजारों दिक्कतों के साथ महीनों की मेहनत के बाद आखिर में निम्मी की बीमारी का पता लगाने के साथ साथ उसका इलाज ढूंढ ही लेता है।
मैं आपको ठीक करके ही रहूंगा। अब बंटू अपने को डॉक्टर्स की मदद से दिन रात एक करके निम्मी के इलाज में जुट जाता है, जिसमें वो कभी दूसरे हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट को, कभी किसी मल्टी स्पेशलिस्ट को बुलाकर निम्मी का चेकअप कराता रहता है। इसी तरह 10 महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार निम्मी ठीक हो जाती है, जिसे देख पूरा हॉस्पिटल हैरान रह जाता है। वाह डॉक्टर, आपने तो बिल्कुल नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। यही तो हम डॉक्टर का काम है। सुनो, इनके डिस्चार्ज के वक्त बिल के फाइनल प्रोसीडिंग से पहले उसे मेरे पास ज़रूर लेकर आना। कुछ ही हफ्तों में निम्मी के डिस्चार्ज होने का वक्त भी आ जाता है। निम्मी नर्स से बिल के बारे में पूछती है। पेपर सारे तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं बिल की कॉपी भिजवाती हूँ। नर्स बिल लेकर पहले बंटू के पास जाती है, जिस पर वो बिल देखकर उस पर कुछ लिखता है और नर्स को वापस कर देता है। नर्स उसे निम्मी के पास भेज देती है और बिल हाथ में आते ही निम्मी उसे देखने से पहले ही परेशान हो जाती है। जाने कितने समय से मैं यही हूँ। शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बिल तो बहुत लंबा चौड़ा बन गया होगा, जिसे भरने में मेरी बची कुची पूरी जिंदगी बीत जाएगी। आखिर मैं ये सब कैसे करूंगी? डरते घबराते निम्मी बिल खोलती है तो उसकी नज़र बिल के आखिर में लिखे एक नोट पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है, 1 गिलास दूध ने बिल पूरा कर दिया। और उसी के नीचे बंटू के सिग्नेचर भी होते हैं। ये पढ़कर निम्मी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करके वो वहां से चली जाती है। गांव के सरपंच और उप सरपंच की बहुत बनती थी। दोनों ईमानदारी से साथ में काम करते थे, लेकिन ये बात गांव के मंगूलाल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि किसी तरह सरपंच और उप सरपंच की लड़ाई हो जाए, जिसके लिए उसे जरूरत थी लंबू नाई की। और देख लंबू, तू ही है जो किसी के बीच में भी लड़ाई करवा दे। तुझे यही सरपंच और उप सरपंच के बीच करवाना है। अरे लेकिन हमको इससे क्या फायदा? अबे उनकी टीम कमजोर हो गई तो हम चुनाव में खड़े होंगे, और एक बार अगर मैं सरपंच बन जाता हूं तो फिर उप सरपंच तो तू ही बनेगा ना। स्कीम तो बड़े ही अच्छी लग रही है भैया जी। अगले दिन लंबू के पास सरपंच अपनी दाढ़ी बनवाने आता है। लंबू, दुकान कैसी चल रही है? हमारी तो बढ़िया चल रही है, आप बताइए सरपंच जी। अरे बाल कटवाने की भी फुर्सत नहीं है, बहुत काम रहता है आजकल सरपंच को। और काम तो रहता है, आप अकेले इतने मेहनत करते हैं। उप सरपंच जी भी हैं, पर वो आपके जैसी मेहनत नहीं कर पाएंगे। अगर कर लेते तो वो ही सरपंच ना होते हैं। हाँ वो तो है। एक काम कर, सर की मालिश कर दे, थोड़ा सर दर्द भी है। अरे सर दर्द तो होगा ही ना। अरे मैं तो कहता हूँ कि और बढ़ेगा, आप इतना काम करते हो। अरे थोड़ा उप सरपंच जी को भी तो करना चाहिए कि नहीं? अरे तू उप सरपंच की इतनी बुराई क्यों कर रहा है रे? छोटा मुंह बड़ी बात। क्या हमको नहीं दिखता कि आपने चुनाव जीतने में कितनी मेहनत की? आप गांव के लिए कितना करते हो। आपके साथ कोई और होता तो आपको ये सर दर्द होता ही नहीं और ना आपको मालिश करवानी पड़ती। नाई की बात सुन सरपंच कुछ सोच में पड़ जाता है। बस सरपंच जी, एक बात कहे का, किसी से कहिएगा मत। आप ग्राहक हैं और ग्राहक भगवान के बराबर होता है, और भगवान से ना कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। हाँ हाँ बोल। अब किसी से मत कहिएगा। हाँ, पर उप सरपंच जी आए थे हमारी दुकान पर। उनका ध्यान गांव पर कम और आपकी कुर्सी पर ज्यादा है। वो सरपंच बनना चाहते हैं। क्या ऐसा बोला उसने? बोला, और तो और ये भी कह गए कि
आपको कोई काम वाम करना आता ही नहीं। अब देखे आपको बता रहा हूँ, किसी को कहिएगा मत। वैसे आगे भी बताता रहूंगा अगर आप कहें तो। सरपंच नाई की चापलूसी की वजह से उसे ज्यादा पैसे देकर जाता। कुछ दिनों बाद उप सरपंच वहां आते हैं। अरे उप सरपंच जी, अरे आइए आइए, अरे बहुत दिनों बाद पधारे। बहुत काम है लंबू नाई। वो तो है, उप सरपंच होकर भी सरपंच से ज्यादा काम करते हो आप। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है भैया जी, आप ना सरपंच होने चाहिए थे हमारे। अरे पता नहीं कब तक सरपंच जी कुर्सी पर बैठेंगे। अरे हमको तो आप जैसे नेता की जरूरत है। अरे तुम यार, बाल काटो चलो। हाँ हाँ भैया जी, बाल तो हम काटेंगे ही, पर आप क्या काट रहे हो? गांव में स्कूल का शुभारंभ हुआ था तो आपको रिबन काटना था, क्योंकि आपने ही तो दिमाग लगाया था। पर रिबन काटा सरपंच जी ने, और हमको तो बहुत बुरा लगा। काम किसका, नाम किसका। अरे भाई, सब करना पड़ता है यार। मेरा सही समय आएगा तो उप सरपंच से सरपंच भी बन जाऊंगा। और आपको क्या बताए, हम तो बाल काटने वाले, छोटा मुंह और बड़ी बात। चुप रहूं तो ही अच्छा है। अरे क्या बात है, बताओ ना मुझे भी। बता दे, आप किसी को कहिएगा मत। सरपंच जी की कुर्सी की कसम। वो सरपंच जी कह रहे थे कि आपका काम ना इतना अच्छा नहीं है, तो अगली बार किसी और को उप सरपंच। क्या, सच में? हाँ भैया जी, दुकान पर खड़ा हूँ, झूठ थोड़े ना बोलूंगा। बस इससे ज्यादा कुछ ना बताऊंगा, वरना अगर आपने किसी को बता दिया तो वो सरपंच साहब मेरे उस तरह से मेरा सर ही मुंडवा देंगे। अरे नहीं नहीं, इस तरह से डरो मत। वैसे कल तुम क्या कर रहे हो? कल दुकान बंद रखना। कल बड़े मंदिर पर कलश चढ़ेगा, अखबार वाले आएंगे। ऐतिहासिक मंदिर जो है। अच्छा, अरे वाह 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 वाह। वैसे कलश कौन चढ़ा रहा है? सरपंच जी। अरे फिर आप क्यों जा रहे हैं? अखबार वाले इंटरव्यू भी तो उन्हीं का छापेंगे। हमेशा की तरह काम आप करोगे और नाम उनका होगा। लंबू नाई ने सरपंच और उप सरपंच दोनों के दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ जहर भर दिया था। अगले दिन सब मंदिर के पास जमा होते हैं। शुभ मुहूर्त शुरू होता है। अब हम मंदिर के शिखर पर कलश लगाएंगे। सरपंच जी से निवेदन है कि वो शिखर पर चढ़ जाए और इस नेक काम को करे। पंडित जी, उप सरपंच भी तो कर सकते हैं ना ये नेक काम। हाँ हाँ, नेक काम तो कोई भी कर सकता है। अरे हमेशा तो सरपंच ही ऐसे बड़े काम करते हैं, आज क्या हो गया तुमको? काम में क्यों आड़े आ रहे हो? सब समझता हूँ आपकी चाल। अखबार में छपते आप हो और काम सारे मैं करता हूँ। अरे मुझे भी बगावत की बू आ रही है तुमसे। तुम्हारी नजर मेरी कुर्सी पर है, सरपंच बनना चाहते हो ना? अरे तो जो काम करता है नाम उसका ही तो होना चाहिए। अरे जल्दी करिए, मुहूर्त निकल जाएगा वरना। मुहूर्त नहीं, इनकी असली सूरत बाहर निकल गई है। अरे आपकी उम्र तो देखिए, बूढ़े हो गए, पर सरपंच के पद का लालच नहीं छूट रहा आपसे। अरे उसी कुर्सी का लालच तुमको भी तो है, अपनी गलती नहीं दिखती? लंबू नाई मजे ले रहा था कि कैसे उसकी बातों में आकर दोनों लड़ने लगे। वहीं गांव वाले और मीडिया के पत्रकार सारा नाटक देख रहे थे। एक काम करते हैं, जो शिखर पर पहले कलश लगा देगा, गांव वाले उसको अपना सरपंच मान लेंगे। हाँ हाँ, अब ऐसे ही चुनाव होगा। अरे जो करना है करो, पर थोड़ा समय का ध्यान रखो। पंडित जी की बात खत्म होती इसके पहले ही दोनों शिखर पर चढ़ने लगते हैं और नाई कमेंट्री करने लगता है। ये उप सरपंच जी का शानदार प्रदर्शन। जगह बनाकर कलश लेकर बढ़ रहे हैं शिखर की तरफ। वहीं सरपंच साहब भी है थोड़े ही पीछे। अरे नाई, तू मेरी तारीफ कर रहा है कि उसकी तारीफ?
सरपंच साहब को खेल पर ध्यान देने की जरूरत है। उप सरपंच चढ़ रहे हैं शिखर पर और सरपंच जी रह गए हैं बहुत नीचे। अचानक सरपंच उप सरपंच का कुर्ता पकड़ लेते हैं और आधे शिखर पर चढ़ चुके उप सरपंच सरपंच के वजन के कारण उन पर ही गिर जाते हैं और दोनों कलश के साथ धम से गिरते हैं और अंधेरा हो जाता है। जब दोनों की आंख खुलती है तो दोनों बिस्तर पर होते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर हाथ पैर में प्लास्टर है और बोतल चल रही है। सामने नाई बैठा है। देखिए जी, मैं तो आप दोनों का शुभ चिंतक हूँ, खबर लेने आ गया। कल आप लड़ने में ऐसा गिरे कि बेहोश हो गए। अब दोनों को एक साथ होश आ गया है। फल फूल लाने के पैसे तो मुझ गरीब के पास है नहीं, पर ये अखबार लाया हूँ, जरा पढ़ लीजिएगा। नाई दोनों को एक एक अखबार देकर चला जाता है, जिसमें हेडलाइन होती है, सरपंच और उप सरपंच आपस में भिड़े, मंदिर के शिखर से गिरे, बेहोश, लंबू नाई की लंबाई काम आई, उसने चढ़ाया मंदिर पर कलश। अखबार में फोटो भी होता है लंबू नाई और मंगूलाल का। दोनों की लड़ाई से उन दोनों की बदनामी ही हुई। अगला चुनाव कौन जीतेगा ये तो जनता बताएगी, पर सरपंच और उप सरपंच लंबू नाई की चतुराई के आगे हार गए थे।